ऑलराइट गाइस, तो हम लोग कल मतलब प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोग कई टॉपिक्स डिस्कस किए थे दैट इंक्लूड्स अवर डायूरेटिक्स, राइट। सो डायूरेटिक इज ए मेजर चंक ऑफ फार्माकोलॉजी फ्रॉम द किडनी के तरफ से। सो डायूरेटिक्स के बाद लेट्स डिस्कस अबाउट सम पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स while correlating to the other things that includes your pathological aspects of the kidney. So kidney के अंदर pathological aspect में the first important aspect which I want to discuss is I want you people to understand, guys. There is some concept. The name of the concept is called as glomerulonephritis. Glomerulonephritis. When I'm talking about glomerulonephritis, what exactly is glomerulonephritis? I want you people to understand about the glomerulonephritis. It is very easy to understand. ठीक है, तो क्या है, मान के चलो this is your Bowman's capsule. Bowman's capsule. Inside the Bowman capsule, you have what? Glomerulus. ठीक है. Now, when I take a piece from here and look, so first thing what I need you to understand is एक लेयर होगा, ये लेयर कहाँ से आया? ग्लोमेरुलस. ए सिंप्लीफाइड वे में एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस आपको मिल गया. ठीक है, उसके नीचे एक लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन. उसके बाद यहाँ पे जो लेयर है दैट इज बेसिकली यूर बोमन्स कैप्सूल का लेयर के अंदर भी फिर से क्या होते हैं? सेल्स होते हैं. सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज नथिंग बट द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस इज ओनली कॉल्ड एज glomerulonephritis. So when I'm talking about glomerulonephritis, the causes for the glomerulonephritis is very important to understand. One of them is because of टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी. एक इसलिए होता है टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी, HSN का मतलब है हाइपर सेंसिटिविटी. सो टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी कैसा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करवाता है? आई विल मेक यू पीपल अंडरस्टैंड. टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी में देयर विल बी ऑटो एंटीबॉडीज टू व्हाट? टू द GBM का मतलब होता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो क्या हुआ अभी तक? टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी हुआ था, उसके वजह से एंटीबॉडीज बना था, किस लिए? टू द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. ऑटो एंटीबॉडीज चुप रहेगा क्या? नहीं, दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द बेसमेंट मेम्ब्रेन. They are going to destroy the basement membrane, leading to either nephrotic syndrome or nephritic syndrome. उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, now listen to me very carefully. We have one more type of cause that is called as type 3 hypersensitivity. कौन सी है? टाइप 3 hypersensitivity. अब टाइप 3 hypersensitivity का कहानी क्या है? टाइप 3 hypersensitivity में क्या होता है? There is something called as immune complex deposition. कौन डिपॉजिट होता है? इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन. सो इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन हो या ऑटो एंटीबॉडीज हो, दोनों के वजह से देयर इज वन कॉमन एस्पेक्ट. द कॉमन एस्पेक्ट इज नथिंग बट बोथ ऑफ दिस कंडीशन विल स्टिमुलेट ए सिस्टम कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. कौन है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में आई विल गिव यू ए क्विक आइडिया. दे सुन लीजिए. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन. क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है. कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट होने के लिए दो तरीके का पाथवे होता है. वन ऑफ देम इज स्ट्रेट और डायरेक्ट पाथवे, अनदर वन इज कॉल्ड एज अल्टरनेट पाथवे. सो जैसे ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा, इट विल कॉज द इन्फ्लेमेशन होने के वजह से दिस इन्फ्लेमेशन विल इमीडिएटली डिस्ट्रॉय द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो अभी तक आप लोगों को क्या पढ़ने को मिला है? देयर आर टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी एंड देयर इज आल्सो टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी. दोनों के वजह से क्या हो सकता है? ग्लोमेरुलर डैमेज हो सकता है. नाउ राइट डाउन. टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी के अंदर एंटीबॉडीज आके डैमेज करने को ही बोलते हो गुड पैस्चर्स सिंड्रोम. क्या बोलते हो? गुड पैस्चर्स सिंड्रोम. व्हाट इज दैट? गुड पैस्चर्स सिंड्रोम. तो गुड पैस्चर्स सिंड्रोम कौन सी? हाइपरसेंसिटिविटी. ऑल ऑफ यू नो दैट इज ए टाइप 2 hypersensitivity. All right, then we have antibodies to the glomerular basement membrane. That means they are destroying. So it is a autoimmune disorder and there are some auto antibodies will be found. ये हो गया तुम्हारा कहानी ऑफ व्हाट? कहानी ऑफ टाइप 2 hypersensitivity. अब पढ़ते हैं टाइप 3 के बारे में. So before going into the type 3,
I want you to understand glomerulonephritis. What is that? Glomerulonephritis can manifest in three possible ways. What are the three possible ways? It can manifest as somebody called as nephritic syndrome. What is that? Nephritic syndrome. What is that? Nephritic syndrome. ओके एक कहानी हो गया नेफ्राइटिक सिंड्रोम करके आ सकता है. देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी दैट इज ओनली कॉल्ड एज नेफ्रोटिक सिंड्रोम. दैट इज ओनली कॉल्ड एज नेफ्रोटिक सिंड्रोम. दैट इज ओनली कॉल्ड एज नेफ्रोटिक सिंड्रोम. ठीक है, तो हमारे पास दो सिंड्रोम है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम. सो दो पॉसिबल वे में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ सकता है. ये दोनों क्या है? मोस्टली प्रेजेंटिंग सिम्टम, बट इसके अलावा लीस्ट नोन सिम्टम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से लीस्ट नोन मैनिफेस्टेशन होता है. दैट इज ओनली कॉल्ड एज यूरेमिक सिंड्रोम. माय डियर स्टूडेंट्स, यूरेमिक सिंड्रोम क्या है? यूरेमिक सिंड्रोम. यूरेमिक सिंड्रोम में क्या होता है? एक्सेसिव लेवल ऑफ यूरिया कैन बी फाउंड वेयर एग्जैक्टली इन द blood vessel. So exactly glomerulonephritis can be manifested in three forms: uremic syndrome, nephritic syndrome, nephrotic syndrome. राइट. सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कहानी क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम मेजॉरिटीली हैव ए हेमाचूरिया. मेजॉरिटीली हैव ए हेमाचूरिया. तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी लॉस ऑफ व्हाट इज दैट? लॉस ऑफ आरबीसीज आर ब्लड फ्रॉम वेयर? इन द यूरिन. हेमेटूरिया होता है. हेमेटूरिया के साथ साथ आई वांट यू पीपल टू रिमेंबर दिस, देयर विल बी आल्सो हाइपरटेंशन कैन बी एसोसिएटेड. हाइपरटेंशन कैन बी एसोसिएटेड विद द नेफ्राइटिक सिंड्रोम. राइट. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कहानी अलग है. नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलने के लिए प्रोटीनूरिया होता है. देयर इज ए प्रोटीनूरिया. प्रोटीनूरिया है तो सर नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्यों बोले? इसको सीधा प्रोटीनूरिया सिंड्रोम ही बोल देते है ना. प्रोटीनूरिया सिंड्रोम ही बोल देते. नहीं, प्रोटीनूरिया के बारे में जब भी बात कर रहे हो, प्रोटीनूरिया मोर देन 3.3 ग्राम पर डे. 3.3 ग्राम पर डे मतलब 24 आवर्स के अंदर यूरिन के 24 आवर यूरिन के अंदर अगर 3.3 ग्राम पर डे से ज्यादा प्रोटीन लॉस हुआ तब भी बोलोगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम. तब भी बोलोगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम. इफ एनीथिंग लेस देन 3.3 लेस देन 3.3 लेस देन और इक्वल टू 3.3 ग्राम पर डे, 3.3 ग्राम पर डे, then we are going to call it as only and only proteinuria. Only and only proteinuria, but not a nephrotic syndrome. तो नेफ्रोटिक रेंज कितना हो गया? 3.3 ग्राम पर डे. सो प्रोटीनूरिया हो गया. प्रोटीन्स कहां से आते हैं? यूरिन कहां से बनता है? ब्लड से बनता है. तो ऑटोमेटिकली प्रोटीन यूरिन के अंदर चला गया तो कहां से आया था ये प्रोटीन्स? ब्लड से आया था. ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली डिक्रीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन. डिक्रीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन. डिक्रीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन को क्या बोलते हो? दैट इज ओनली कॉल्ड एज हाइपोप्रोटीनेमिया. हाइपोप्रोटीनेमिया. ठीक है, हाइपोप्रोटीनेमिया हो गया तो इसके वजह से क्या क्या आउटकम्स मिलेगा? हाइपोप्रोटीनेमिया हो गया तो गाइस लिसन टू मी वेरी केयरफुली. प्लाज्मा प्रोटीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, किस लिए रेस्पॉन्सिबल है? ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए. दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? टू मेंटेन द ऑन्कोटिक प्रेशर. अब ऑटोमेटिकली प्रोटीन कम हो गया तो ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ब्लड ऑन्कोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. ब्लड ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू एडेमा. एनी पेशेंट विथ ए प्रोटीनूरिया कैन हैव व्हाट इज दैट? edema. Can have what is that? Edema. Very good. Then once we understood about this, now I want you to understand, जैसे ही प्रोटीन कम हो गया ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड कम हुआ था ना. सो प्रोटीन कम हुआ, ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया तो अब तुम्हारा बॉडी चुप रहेगा क्या? नहीं रहेगा. प्रोटीन्स आर विच टाइप ऑफ सब्सटेंस? दे आर कोलॉइडल एक्टिव सब्सटेंसेस. कौन सी सब्सटेंसेस है? कोलॉइडली एक्टिव सब्सटेंस. कोलॉइडली एक्टिव सब्सटेंसेस मतलब मान के चलो एक ब्लड वेसल है. ब्लड वेसल के अंदर 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन. 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन. ब्लड वेसल के बाहर आई हैव 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन. 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन. ऑटोमेटिकली पानी कहां से कहां जाएगा? वाटर विल गो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. मतलब क्या हो गया? जहां पे ज्यादा प्रोटीन होगा वो क्या करेगा? पानी को पुल करेगा. सो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी कॉल इट एज कोलॉइडल प्रॉपर्टी. कोलॉइडल प्रॉपर्टी किस किस को होता है? प्रोटीन्स को भी होता है और लिपिड्स को भी होता है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल, जैसे ही प्रोटीन लेवल कम हो गया जिसके वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ था, तुम्हारा बॉडी चुप नहीं रहेगा तो लिवर विल स्टार्ट टू कंपेंसेट फॉर इट. लिवर विल कंपेंसेट. कैसा कंपेंसेट करता है? कैन एनीबॉडी टेल मी?
कंपेंसेट कैसा करता है? वेरी गुड, कंपेंसेट बाय प्रोड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल, बाय प्रोड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड विल बी इंक्रीज, दैट विल लीड टू हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, एंड दिस नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैन हैव हाइपोटेंशन और सम केसेस हाइपरटेंशन भी हो सकता है, सम केसेस में हाइपरटेंशन भी हो सकता है। तो आई वांट यू टू रिमेंबर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कब बोलोगे? दिस इज द कंडीशन, एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलने के लिए ये सारे कहानी याद रखना पड़ेगा। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ योर नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम, राइट? नाउ व्हेन वी अंडरस्टूड अबाउट नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम, लेट्स स्टार्ट विद सम टाइप्स ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो कई डिसऑर्डर्स है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज वन एंटिटी जिसके अंदर मल्टीपल डिसीजेस आते हैं, वो डिसीजेस के बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड इज कॉल्ड एज IgA नेफ्रोपैथी। कौन सी डिसऑर्डर है? IgA नेफ्रोपैथी। When I'm talking about a IgA नेफ्रोपैथी के बारे में पढ़ने के लिए पूरे के पूरे डिस्कस करेंगे। We are discussing medicine and everything here only, right? तो I want you to understand IgA नेफ्रोपैथी का पैथोजेनेसिस कॉज इज इडियोपैथिक। इट इज ए इडियोपैथिक कॉज। जैसे ही मैंने इडियोपैथिक कॉज बोला, आप लोग क्या करोगे? खुश हो जाओगे। You will become happy that you don't have to remember any pathogenesis, but I want you to understand the onset of this disorder is very important. It occurs within 1 to 2 days, maximum within 3 days के अंदर आएगा। 3 days के अंदर आएगा तो मतलब किस चीज के बाद? 3 दिन। कौन सी 3 दिन के बाद? आफ्टर onset will be after a upper respiratory tract infection by virus। तो वायरल इन्फेक्शन होगा। वायरल इन्फेक्शन के बाद क्या मिलेगा? ऑटोमेटिकली IgA नेफ्रोपैथी आएगा। तो इफ ए पेशेंट इज हैविंग ए IgA नेफ्रोपैथी का क्लिनिकल फीचर, पेशेंट कैन डेवलप ईदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक भी हो सकता है। पेशेंट कैन इवन डेवलप नेफ्राइटिक सिंड्रोम आल्सो। सो दोनों पॉसिबल है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम दोनों आ सकता है। तो दिस इज ए कंडीशन जिसके अंदर बोथ हेमेटूरिया एंड प्रोटीन्यूरिया विल बी फाउंड। अगर आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट, अगर आप लोगों ने इफ यू यूज फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी, कौन सी है? फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में आप लोगों को IgA डिपॉजिट मिलेगा। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या मिलेगा? IgA डिपॉजिशन मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली ग्लोमेरुलस के अंदर जाके क्या मिलेगा? IgA डिपॉजिशन विथ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, कॉम्प्लीमेंट्स के साथ IgA डिपॉजिशन मिलेगा इन केस ऑफ IgA नेफ्रोपैथी को कैसा डायग्नोस करोगे? ये वाली पॉइंट याद रखना पड़ेगा। एंड फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में IgA डिपॉजिशन मिल जाएगा। दैट इज द स्टोरी ऑफ योर, व्हाट इज दैट? स्टोरी ऑफ योर IgA नेफ्रोपैथी। Let's get to the next important aspect I want to discuss is PSGN. Most of the students confuse हो जाता है post streptococcal glomerulonephritis and IgA nephropathy. Listen to me very carefully. PSGN is nothing but post स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो बेसिकली पेशेंट विल हैव पैथोजेनेसिस पढ़ लेते हैं। पैथोजेनेसिस वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। इसमें होता क्या है? इसमें पेशेंट विथ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा। पेशेंट को क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा। ठीक है। पेशेंट को अगर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन आ गया तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के साथ नाउ बॉडी विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बॉडी का इम्यून सिस्टम का रिस्पांस क्या होगा? बॉडी विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। नाउ दिस एंटीबॉडी भी है। एंटीबॉडी विल कंबाइन विथ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, दैट इज ओनली वर एंटीजन। अब एंटीजन एंड एंटीबॉडी जैसे ही कंबाइन हो जाएगा तो इनका कहानी क्या होनी चाहिए? नॉर्मल पर्सन में एंटीजन एंड एंटीबॉडी टुगेदर इज
इसी को बोलते हो इम्यून कॉम्प्लेक्स। नॉर्मली इम्यून कॉम्प्लेक्स का कहानी क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्स विल बी रिमूव्ड बाय द इम्यून सिस्टम। तुम्हारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, रिमूव करेगा, रिमूव इम्यून कॉम्प्लेक्स को निकाल देगा, बेसिकली एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा। कौन डिस्ट्रॉय करेगा, हु इज डिस्ट्रॉइंग, दैट इज डिस्ट्रॉयड बाय योर कॉम्प्लीमेंट एंड अदर सिस्टम। बट हियर व्हाट हैपेंस इज दैट ये एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स it will start to deposit, it will start to deposit, deposit। क्यों deposit होने लगेगा, क्योंकि there are some antigen जो होते हैं insoluble antigen जिसको हमारा इम्यून सिस्टम क्या नहीं कर सकता है, डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो उस टाइम पे सिर्फ इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जाके काम पे डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट इन द ग्लोमेरुलस, डिपॉजिट इन द ग्लोमेरुलस, डिपॉजिट इन द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस लीडिंग टू ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लीडिंग टू ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया तो इस पेशेंट के अंदर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड आप लोगों को क्या मिलेगा क्या, अगर इफ यू लुक एट लाइट माइक्रोस्कोपी, इफ यू लुक एट ए लाइट माइक्रोस्कोपी मतलब बायोप्सी लेके अगर देखोगे तो लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या मिलेगा, लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर आपको मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज ओनली कॉल्ड एज ग्रैन्युलर डेपोजिट। क्या मिलेगा, ग्रैन्युलर डेपोजिट, ग्रैन्युलर डेपोजिट, ग्रैन्युलर डेपोजिट्स मिलेगा। एंड आई वांट यू टू रिमेंबर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर डेप्थ में जाके देखोगे, नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, मैं शुरुआत में एक डिस्कस कराया था, क्या डिस्कस किया था आप लोगों को डिस्कस कराया था ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में, है ना। तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, सो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद जो बोमन्स कैप्सूल होता है, बोमन्स कैप्सूल के अंदर ये जो सेल्स होते हैं इन्हीं को बोल सकते हो एपिथेलियल सेल, इन्हीं को बोल सकते हो एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल के अंदर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये एपिथेलियल सेल का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को आप बोलते हो फुट प्रोसेस, फुट प्रोसेस। तो मैं फुट प्रोसेस बोलते हैं, आप लोग रश करोगे एफेसमेंट बोलने के लिए, यहाँ पे एफेसमेंट नहीं होता है, रादर एपिथेलियम के अंदर ऐसा डेपोजिट्स मिलेगा, एपिथेलियल डेपोजिट्स आर सब एपिथेलियल। मतलब ये क्या होगा, देखो इसके ऊपर क्या होगा, ग्लोमेरुलस होगा ऐसा, तो बेसिकली एपिथेलियम का नीचे डिपॉजिट है, तो ये डिपॉजिट को ही बोलते हैं वो सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स, सब एपिथेलियल डेपोजिट, सब एपिथेलियल डेपोजिट्स। सो सब एपिथेलियल डेपोजिट्स मिलेगा। नाउ इस पेशेंट का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, सो मैनिफेस्टेशन के लिए पहले बात करना पड़ेगा onset there will be history of streptococcal infection, streptococcal infection का history होगा, streptococcal infection का history such as strep throat is nothing but what is that, sore throat caused by streptococcus possibility। history number 1 staphylococcal scalded skin syndrome, स्टेफिलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम इन द बेबी, उसके बाद भी हो सकता है। यूजुअली ये इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन का हिस्ट्री होगा। नाउ ये कब से शुरू होगा, इसका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस शुरू होने के लिए मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड आफ्टर 3 days, आफ्टर 3 days मिनिमम टाइम, कम से कम 3 दिन के बाद होगा। मतलब क्या है, ये इन्फेक्शन आया होगा पेशेंट को, इन्फेक्शन आने के बाद, आने का 3 दिन के बाद में ऑलवेज रिमेंबर आफ्टर 3 days ओनली, आफ्टर 3 days देयर विल बी onset विल बी आफ्टर 3 days। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अपडेट, ये PSGN के अंदर देयर इज नो रोल ऑफ वन ऑफ द एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का ग्रेटर रोल नहीं है, ये पॉइंट को आप लोगों को रखना पड़ेगा। इट इज जस्ट ए क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड अरे it is a study based information which is given to us। all you need to know is there is no role of antibiotic in this case, that is only called as your PSGN, post streptococcal glomerulonephritis। most of the time patient will manifest with a nephritic syndrome, nephritic syndrome लेके तो आएगा, but I want you to understand nephritic syndrome can associate with this nephritic syndrome ऐसे खत्म नहीं होगा, it can associate with somebody called as proteinuria। इसके साथ प्रोटीन्यूरिया हो भी सकता है। सर आप अभी तो बोल रहे थे प्रोटीन्यूरिया आएगा तो नेफ्रोटिक
नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या बोला था, प्रोटीन्यूरिया मोर देन 3.3 है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलोगे, प्रोटीन्यूरिया बोलोगे। अगर लेट्स कंसीडर ए पेशेंट केम टू द हॉस्पिटल विद द कंप्लेंट्स ऑफ एडेमा and hematuria. In the history, the patient had sore throat 1 week ago. What is the diagnosis? It is a nephritic syndrome with proteinuria. Edema is an indicator of proteinuria. Edema is an indicator of proteinuria. ठीक है? So this is a story of your post-streptococcal glomerulonephritis. Followed by that, I want you people to understand the next important aspect that is only called as RPGN. What is that? RPGN. RPGN का मतलब क्या होता है? rapidly rapidly progressive. What is that? Rapidly progressive glomerulonephritis. ये rapidly progressive glomerulonephritis का कहानी क्या है guys? Understand this rapidly progressive glomerulonephritis. अगर कोई भी पेशेंट के अंदर any glomerulonephritis, first thing any glomerulonephritis can become into RPGN. कोई भी तरीके का glomerulonephritis क्या हो सकता है, RPGN में चले जाएगा। अगर कोई भी पेशेंट को RPGN है, immediately there will be very fast, it is a very fast leader to renal failure. जल्दी से जल्दी renal failure करवा देता है, कोई भी पेशेंट के अंदर RPGN है तो you need to look out for what is that, renal failure very fast. Within few weeks it will lead to renal failure. अगर इस पेशेंट के अंदर बायोप्सी करके देखोगे, बायोप्सी के अंदर आप लोगों को क्रेसेंट्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? क्रेसेंट्स दिखेंगे। आई वांट यू टू रिमेंबर क्रेसेंट्रिक नेफ्रोपैथी और क्रेसेंट लाइक नेफ्रोपैथी इस कौन सी है? RPGN, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ऑल राइट, नाउ वंस वी अंडरस्टूड अबाउट दिस, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। दूसरे तरीके का ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज MCD। ठीक है, MCD का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज नथिंग बट मिनिमल चेंज डिसीज। ठीक है, ये मिनिमल चेंज डिसीज होता क्या है? आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसमें होता है? बच्चों में होता है। ये पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन द चिल्ड्रन इज MCD, दैट इज मिनिमल चेंज डिसऑर्डर। तो पैथोजेनेसिस क्लियरली नॉट नोन, बट आप लोगों को फाइंडिंग्स क्या मिलेंगे? फाइंडिंग इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लाइट माइक्रोस्कोपी कुछ भी नहीं मिलेगा, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यू आर गोइंग टू डिपेंड अपॉन व्हाट इज दैट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या मिलेगा? मैं क्या पढ़ाया था? ऐसा पोडोसाइट्स होंगे, उनका ऐसा क्या होता है? ये फूड प्रोसेस होता है। ये क्या होता है? फूड प्रोसेस। नाउ दिस फूड प्रोसेस विल अंडरगो सम चेंज। व्हाट इज द नेम ऑफ द चेंज? दैट इज ओनली कॉल्ड एज effacement. What is that? effacement of the food process of the podocyte. Effacement of the food process, that is the mild change we are going to get in which one? Minimal change disorder. So this is a story of your what is that? Minimal change disorder. Right? So with this much being said, I want you people to understand next type of glomerulonephritis, that is only called as FS, focal segmental glomerular sclerosis, FSGS. So focal segmental glomerular sclerosis. बेसिकली इसके अंदर क्या होता है? देयर इज ए सेगमेंटल स्क्लेरोसिस। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या मिलेगा आपको? सेगमेंटल स्क्लेरोसिस। ये सेगमेंटल स्क्लेरोसिस मतलब पूरा ग्लोमेरुलस के अंदर फाइब्रोसिस होगा कि ओनली फ्यू एरियाज के अंदर? देयर विल बी, मतलब मान के चलो ये पूरा एरिया है तो यहाँ पे थोड़ा स्क्लेरोसिस, यहाँ पे थोड़ा, ऐसा लिटिल बिट
little bit sclerosis can be found. Segmental sclerosis, it is complete? No, it is a focal type. It is a focal type. Focal type matlab only one particular area. Usually it is associated with HIV patient. Usually it is associated with HIV patient. It is associated with a HIV patient. Focal segmental glomerulosclerosis. Focal segmental glomerulosclerosis. Once we understood about this, I want you people to understand the next important aspect, that is only called as secondary nephrotic syndrome. Secondary nephrotic syndrome. Secondary nephrotic syndrome. When I'm talking about a secondary nephrotic syndrome, now listen to me. इसके अंदर pathology somewhere else. मतलब disease को कहीं और है, डिसीज तो कई और है, बट किडनी के अंदर कौन आ रहा है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ रहा है. द फर्स्ट वन विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए, इट इज कॉज्ड बाय सिस्टेमिक लूपुस एरिथोमेटोसिस. एसएलई विल लीड टू समथिंग, ए डिसऑर्डर कॉल्ड एज, कौन सी डिसऑर्डर होता है? लूपुस नेफ्राइटिस. कौन सी होता है? लूपुस नेफ्राइटिस. अब ये नेफ्राइटिस, लूपुस नेफ्राइटिस पेशेंट को क्या आएगा? नेफ्रोटिक सिंड्रोम आएगा. नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से प्रोटीनूरिया, एडेमा, हाइपो और हाइपरटेंशन, all this clinical feature you can put in here. ठीक है. सो एसएलई के साथ अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आया, कौन सी है? लूपस नेफ्राइटिस. लूपस नेफ्राइटिस के अंदर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड देयर इज वन स्पेशल फाइंडिंग. बायोप्सी लेके देखोगे एक स्पेशल टाइप ऑफ नेक्रोसिस मिलता है, दैट इज ओनली कॉल्ड एज वायर लूप नेक्रोसिस. कौन होता है? वायर लूप नेक्रोसिस. कौन होता है? वायर लूप नेक्रोसिस. दैट इज वन कॉज ऑफ द सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम. सेकेंड कॉज I want you people to understand, that is only called as amyloidosis. कौन है? Amyloidosis. When we are discussing about amyloidosis के अंदर I want you to understand, तो किडनी के अंदर क्या होता है? deposition of amyloid. अमिलॉइड डिपॉजिट हो जाएगा. अमिलॉइड डिपॉजिट होने के बाद जिसके वजह से दैट विल लीड टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम. इट विल लीड टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम. आई वांट यू टू अंडरस्टैंड अमिलॉइडोसिस. सेकेंडरी अमिलॉइडोसिस कब होता है? रिमेंबर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कोई भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कैन ट्रिगर समथिंग कॉल्ड एज secondary amyloidosis. There is idiopathic cause. That will lead to primary amyloidosis. But problem क्या था? amyloidosis के वजह से कौन डैमेज हुआ? किडनी डैमेज हुआ. That is only called as, what is that? Nephrotic syndrome caused by amyloidosis. That is only your secondary nephrotic syndrome. ये हो गया तुम्हारा कहानी of what is that? amyloidosis के अलावा कोई और है क्या? Yes, doctor, there is one more condition, that is only called as diabetic nephropathy. कौन है? diabetic nephropathy. ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में जब डिस्कस कर रहे हो, एनी पेशेंट विद ए डायबिटीज इन ए लॉन्ग टर्म के बाद क्या हो जाएगा? किडनी के अंदर डैमेज हो जाएगा. किडनी के अंदर क्या होगा? डैमेज हो जाएगा. किडनी के अंदर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, इट विल इंक्रीज द थिकनेस ऑफ व्हाट इज दैट? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का थिकनेस तो बढ़ा देगा because of hyperglycemia, but the thing is that increase the thickness of GBM, but thickness बढ़ेगा तो आप लोगों को क्या सोच आएगा? सर कुछ चीज फिल्टर ही नहीं होनी चाहिए, कोई चीज बाहर ही नहीं जाना चाहिए ना. बट थिकनेस बढ़ेगा, एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो देयर विल बी इंक्रीज ऑफ परमिएबिलिटी भी बढ़ा देगा. परमिएबिलिटी भी बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ जाएगा. देखो परमिएबिलिटी भी बढ़ रहा है, थिकनेस भी बढ़ रहा है. दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ योर डायबिटिक नेफ्रोपैथी. सो डायबिटिक नेफ्रोपैथी पेशेंट के अंदर फर्स्ट क्लिनिकल फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट क्लिनिकल फीचर ऑफ ए डायबिटिक नेफ्रोपैथी पेशेंट इज ए 100% MCQ. आज हम लोगों ने ये वीडियो के अंदर जितने भी डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे MCQs है. सो फर्स्ट क्लिनिकल फीचर इज माइक्रोअल्बुमिन्यूरिया. So microalbuminuria मतलब क्या हो जाएगा? There is a small quantities of albumin which will start to go out in the kidney. That is only called as first clinical feature. Why albumin is the first protein to be lost? Because there are two reasons. One reason is that albumin is a small size protein.
Albumin is a small size protein compared to its counterpart, second highest protein, globulin. ठीक है? And second reason is that its quantity is very high. Its quantity is very high. Where exactly? In the blood vessel. So the quantity is abundant. Quantity is abundant. Abundant, large quantity or a large quantity. Quantity is high. Quantity is high. मतलब in plasma protein कौन सी प्रोटीन ऐसी है that is present in a large quantity? हाँ जी भाई साहब, that is albumin. Again remember, blood vessel है, blood vessel के अंदर प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा के अंदर we have a protein albumin. Albumin is the most important plasma protein which is present in a large quantity. Albumin is the one which is responsible किस लिए? To maintain, very good, to maintain, what is that? Maintain the oncotic pressure. To maintain the oncotic pressure. oncotic pressure को maintain करने में मदद करता है, that is your albumin. तो कोई भी प्रोटीनूरिया होगा, usually first protein to be lost will be albumin. क्यों? क्योंकि उसका साइज स्मॉल है एंड क्वांटिटी ज्यादा है. तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर albumin का रोल वेरी इंपॉर्टेंट. albumin का सोर्स कहां से आता है? दिस इज also an MCQ. Albumin का source only and only exclusively produced from the liver. Exclusively and exclusively, सिर्फ और सिर्फ कहां से आता है? लिवर से आता है. ठीक है? सो फॉर हम लोगों ने डिस्कस किए थे क्या? डायबिटिक नेफ्रोपैथी. डायबिटिक नेफ्रोपैथी में माइक्रो एल्बुमिन. कोई भी पेशेंट है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर ट्रीटमेंट का ड्रग ऑफ चॉइस कौन है? द ट्रीटमेंट का ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ईवर, व्हाट इज दैट? फॉर ईवर डायबिटिक नेफ्रोपैथी. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ईवर डायबिटिक नेफ्रोपैथी आर ACE इनहिबिटर. ACE इनहिबिटर. तो सिर्फ हाइपरटेंशन में नहीं है, अगर डायबिटीज मेलिटस with hypertension है, then you give AC inhibitor in a large dose. कंपेरेटिवली ज्यादा डोज में दे दो. अगर सिर्फ ओनली एंड ओनली प्रोटीनूरिया है तो आप लोग क्या दोगे? लो डोज. कौन सी है? लो डोज AC इनहिबिटर फॉर प्रोटीनूरिया. डायबिटीज विद हाइपरटेंशन है तो लार्ज डोज ऑफ AC इनहिबिटर. डायबिटीज विदाउट हाइपरटेंशन है तो लो डोज AC इनहिबिटर इफ द पेशेंट इज हैविंग ए माइक्रो एल्बुमिन यूरिया. पेशेंट इज हैविंग ए माइक्रो एल्बुमिन यूरिया. ठीक है? सो दिस इज द स्टोरी ऑफ यूर, व्हाट इज दैट? माइक्रोअल्बुमिनुरिया एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी. वंस वी फिनिश्ड अबाउट इट, वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट that is only called as congenital. What is that? Congenital मतलब genetic condition. Congenital, what is that? Congenital, most importantly nephrotic syndrome. Congenital nephrotic syndrome. Congenital nephrotic syndrome के बारे में जब भी डिस्कस कर रहे हो, understand it is a genetic condition. कौन है? Genetic condition. So first one which I want to discuss about congenital nephrotic syndrome के अंदर, that is NPHS mutation. NPHS म्यूटेशन. NPHS क्या होता है? एक जीन होता है. ये जीन का म्यूटेशन के बारे में पढ़ते हैं. ये जीन का म्यूटेशन के बारे में पढ़ते हैं. सो NPHS जीन का म्यूटेशन के बारे में क्या पढ़ना चाहिए? NPHS के जीन के म्यूटेशन के अंदर वी हैव टू टाइप्स है. NPHS1. NPHS1 म्यूटेट हो जाएगा तो जिसके वजह से देयर विल बी नेफ्रिन. देयर इज ए प्रोटीन कॉल्ड एज नेफ्रिन. उसका डिफेक्ट होगा. नेफ्रिन का डिफेक्ट होगा. अगर नेफ्रिन का डिफेक्ट है तो अगेन रिमेंबर, NPHS1 म्यूटेशन is a steroid sensitive. Though it is a congenital condition, still it is a steroid sensitive. मतलब इसको steroids देके ट्रीटमेंट कर सकते हो, steroid sensitive है. बट NPHS2 का कहानी क्या है? NPHS2 म्यूटेट हो जाएगा तो there will be defect in a protein. वो प्रोटीन का नाम क्या है? The name of the protein is called as अंजिडक साहब पोडोसिन. What is that? पोडोसिन डिफेक्ट. क्या होता है? पोडोसिन डिफेक्ट. ये पोडोसिन डिफेक्ट हो जाएगा तो इसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज ए स्टेरॉइड रेसिस्टेंट. तो स्टेरॉइड रेसिस्टेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. सो स्टेरॉइड रेसिस्टेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आप स्टेरॉइड से के ट्रीट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो. नाउ थिंक अबाउट दिस. आप लोगों को सारे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैड इम्यून सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, स्टेरॉइड देके ट्रीट कर सकते थे. बट ये कंडीशन है स्टेरॉइड से
यूजफुल नहीं होगा। इसके अलावा आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर दैट इज कंजेनिटल के अंदर ही द नेम ऑफ द डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज आल्पोर्ट सिंड्रोम। कौन है? Alport syndrome. कौन है? Alport syndrome. When I'm talking about a Alport syndrome होता क्या है? Now listen to me very carefully. Alport syndrome is a condition. It is a genetic condition. It is a genetic condition. It is having a X-linked inheritance. X-linked inheritance more commonly than autosomal. ऑटोसोमल भी हो सकता है एंड एक्स लिंक्ड भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है। सो आल्पोर्ट सिंड्रोम के अंदर डिफेक्ट क्या होता है? द पेशेंट विल हैव डिफेक्ट इन विच वन? कोलेजन। डिफेक्ट इन कोलेजन। सर कोलेजन के अंदर डिफेक्ट हो जाएगा तो बॉडी के अंदर बहुत सारे जगह में है, कौन है? कोलेजन है। इफ मल्टीपल प्लेसेस हैज कोलेजन that means a defect in the collagen, तो बॉडी पूरा अफेक्ट होना चाहिए ना? नहीं, इसके अंदर एग्जैक्टली कोलेजन टाइप 4 अफेक्ट होगा। कौन होगा? टाइप 4 अफेक्ट होगा। तो आल्पोर्ट सिंड्रोम के वजह से कौन कौन अफेक्ट होता है? कोलेजन टाइप 4। तो कोलेजन टाइप 4 कहां पे होता है? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलस में होती है। ग्लोमेरुलस में होती है। इफ देयर इज ए ग्लोमेरुलस में इट इज प्रेजेंट, दैट मींस द चाइल्ड विल हैव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। व्हाट इज दैट? दैट इज associated with glomerulonephritis, and apart from that it is also present in the ear, and even some parts of the lung because it causes hemoptysis। ear के अंदर होता है तो child will also have hearing loss। child will also have what is that? hearing loss। child will also have what is that? hearing loss। कौन होता है? hearing loss। what is that? hearing loss। so this is the story of your Alport syndrome। Alport syndrome के अंदर दिक्कत क्या है? कोलेजन 4 डिफेक्ट। Alport syndrome के अंदर कोलेजन 4 डिफेक्ट है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है मोर देन द ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। दिस इज द स्टोरी ऑफ your what is that? most importantly that is Alport syndrome and glomerulonephritis। so this is the story of all the pathological aspects related to the glomerulonephritis। once we are done with that, I want you people to understand next concept that is only called as renovascular। कौन है? renovascular हाइपरटेंशन। कौन है? रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन। रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन क्या होता क्या है? आई वांट यू टू अंडरस्टैंड रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन का कॉजेस लिख लो पहले। द कॉजेस ऑफ द रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन, वन ऑफ देम इज atherosclerosis। and we have one more condition that is fibromuscular dysplasia। कौन है? फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया। अब आपको क्वेश्चन आएगा सर किसमें कौन सी डिसऑर्डर ज्यादा कॉमन होता है? फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया इज द मोर कॉमन कॉज ऑफ रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन इन द यंग पीपल के अंदर रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन के लिए मोस्ट कॉमन कॉज इज फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया, एंड ओल्ड एज पीपल के अंदर अथेरोस्क्लेरोसिस। ओल्ड एज पीपल के अंदर व्हाट इज दैट? अथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसके अंदर होता क्या है? ये फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया हो, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया हो, अथेरोस्क्लेरोसिस हो, बोथ ऑफ देम के वजह से क्या होता है? देयर विल बी वन इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगेन वन मोर कॉज होता है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। कौन है? रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। again renal artery stenosis, again it can be caused, renal artery stenosis can be caused as a result of what is that? Fibromuscular dysplasia and atherosclerosis. In both of these condition, basic component is that narrowing of what is that? narrowing of renal artery। renal artery क्या हो जाएगा? narrow हो जाएगा। renal artery क्या हो जाएगा? narrow हो जाएगा। अगर renal artery narrow हो जाएगा immediately उसके वजह से किडनी को ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। there is a decrease of renal blood flow। जैसे ही renal blood flow कम हो जाएगा it will immediately activate what is that? RAS system। RAS system का दो end product आता है, one of them is angiotensin 2
angiotensin 2, and one more thing is your aldosterone. One more thing is your aldosterone. Now ये दोनों क्या है? एंजियोटेंसिन 2 क्या करवाता है? वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। वेसो कंस्ट्रिक्शन करवा के क्या करेगा? बीपी बढ़ाएगा। aldosterone क्या करता है? सोडियम एंड वाटर को रिटेन करेगा। सोडियम एंड वाटर को क्या करेगा? रिटेन करेगा। एंड द सेम टाइम पोटेशियम को क्या करवाएगा? लॉस करवाएगा। पोटेशियम को क्या करवाएगा? लॉस करवाएगा। सो मोर ऑफ सोडियम एंड वाटर, तो बॉडी के अंदर फ्लूइड का क्वांटिटी क्या हो गया? बढ़ गया। सो बोथ ऑफ दिस कंडीशन विल लीड टू एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। बोथ ऑफ दिस कंडीशन विल लीड टू एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। वी आर गोइंग टू कॉल दैट एज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। सो ये हाइपरटेंशन कहां से शुरुआत हुई थी? शुरुआत हुई थी, इट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम योर रीनल ब्लड वेसल्स का पैथोलॉजी के वजह से। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ए रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन। ठीक है। नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, इफ एट ऑल पेशेंट इज कमिंग to you, I want you to understand, पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन होगा। पेशेंट को हाइपरटेंशन के वजह से हेडेक इज पॉसिबल। हेडेक इज पॉसिबल। apart from that basically patient का majority is that hypertension मिलेगा। hypertension को जब आप टेस्ट करोगे, टेस्ट करते हुए आप लोग सीरम के अंदर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जब चेक करोगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जब चेक करोगे, ऑटोमेटिकली आप लोगों को हाइपरनेट्रेमिया मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइपरनेट्रेमिया मिलेगा। अगर हाइपरनेट्रेमिया मिला तो एट द सेम टाइम हाइपोकलेमिया मिलेगा। हाइपोकलेमिया मिलेगा बिकॉज ऑफ aldosterone। तो इन चीजों को देख के आप लोगों को पहचानना चाहिए कि द पेशेंट इज हैविंग सम अदर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द रास सिस्टम। आपको इतना पहचानना चाहिए कि रास सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस नैरो हो गया। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस को बेस्ट वे टू चेक इज दैट यू कैन डू डॉपलर। यू कैन डू डॉपलर। डॉपलर ऑफ व्हाट? डॉपलर ऑफ वेरी गुड, व्हिच वन? डॉपलर ऑफ द रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी का डॉपलर कर सकते हो। रीनल आर्टरीज का डॉपलर कर सकते हो। आप भी एक चीज देखो, बात पॉसिबिलिटी 1 एंड पॉसिबिलिटी 2। आप लोगों को क्या हो सकता है? क्या हो सकता है कि दो किडनी है, दो किडनी है तो दो रीनल आर्टरी। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है? एक रीनल आर्टरी बंद हो गया हो सकता है, या नहीं तो दोनों। सो दैट मीन्स व्हाट? देयर कैन बी यूनिलेटरल, देयर कैन बी यूनिलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, unilateral renal artery stenosis, or it can be bilateral, so bilateral के बारे में जब भी बात कर रहे हो, bilateral के अंदर एक डायरेक्ट MCQ I want you to remember, that is एक ड्रग आता है ना ACE inhibitor। नॉर्मली हाइपरटेंशन ट्रीट करने के लिए ACE inhibitor यूज कर रहे थे ना। ये ACE inhibitors are absolutely contraindicated in a patient with what is that? In a patient with what is that? Bilateral renal artery stenosis। अगर unilateral renal artery stenosis है तो we can use which one? Can use what is that? Very good, that is ACE inhibitor। can use ACE inhibitor in unilateral, but bilateral के अंदर हमेशा contraindicated है, हमेशा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो गो फॉर सर्जिकल ट्रीटमेंट। यू कैन ऑल्सो गो फॉर सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होगा? स्टेंट लगा दो। क्या लगा दो? स्टेंट लगा दो। स्टेंट लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाएगा। जैसे ही ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाएगा, द पर्सन विल बी हैविंग ए डिक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ रास सिस्टम एंड हाइपरटेंशन रिवर्सल होता है। दैट इज अ सर्जिकल ट्रीटमेंट। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ योर रीनोवास्कुलर hypertension। This is the story of your renovascular hypertension and glomerulonephritis। All right, once we are done with that, the last disorder I want you to understand is called as renal agenesis। कौन है? renal agenesis। रीनल एजेनेसिस। जब रीनल एजेनेसिस की बात कर रहे हो, इट इज ए टाइप ऑफ कंजेनिटल कंडीशन। इट इज ए टाइप ऑफ कंजेनिटल कंडीशन जिसके अंदर क्या होगा? देयर इज नो
फॉर्मेशन ऑफ ए किडनी, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ए किडनी, ये किडनी बना ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली पेशेंट को क्या मिलेगा, एक तरफ का अब्डोमेन के साइड एम्प्टीनेस मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रीनल एजेनेसिस के अंदर प्रेग्नेंट मतलब मदर के अंदर मदर विल हैव ऑलिगोहाइड्रोएमनियोस, मदर विल हैव ऑलिगोहाइड्रोएमनियोस, क्योंकि ये किडनी नहीं है तो यूरिन नहीं बनेगा, यूरिन नहीं बनेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है, तो मदर विल हैव ऑलिगोहाइड्रोएमनियोस। That is the story of your renal agenesis. That is the story of your renal agenesis. Thank you guys.